इंडियन इकोनॉमी अपनी सीरीज अगला लेक्चर टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही थी। आज और डिटेल में चलेंगे कि बजट इकोनॉमिक सर्वे में टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर क्या बात की गई और किस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है। पिछले लेक्चर में कई सारे टैक्स रिफॉर्म्स देखे थे, यहाँ पे और टैक्स रिफॉर्म्स देखेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्टिकुलरली गिफ्ट सिटी और साथ में क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से हम टैक्स करने वाले हैं। डिटेल में समझाने वाला हूँ कि क्रिप्टो टैक्स किस तरीके से होगा, लॉस का ऑफसेट यहाँ पे नहीं हो सकता और 1% टीडीएस जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पे लग रहा है वो एक्जैक्टली क्या है। सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए सिंपली मेरा नाम डालना है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट। ऑल्सो अनअकैडमी पे अपना नया प्रोडक्ट आया, दैट इज अनअकैडमी लाइट, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी प्रीलिम्स और जीएस और सीसैट की। ऑल्सो हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 6 अप्रैल से। इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं जहां पे पूरा का पूरा जीएस का सिलेबस कवर किया जाएगा, इंक्लूडिंग प्री मेंस एंड इंटरव्यू इंग्लिश और हिंदी भाषा में। साथ के साथ ऑप्शनल के अलग अलग बैचेस आ रहे हैं, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, पीएसआईआर, ये सारे के सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे ऑप्शनल के। एंड ऑल्सो अनअकैडमी पे सीसैट का कॉम्बैट होगा 24 तारीख को। उससे पहले और दूसरे कॉम्बैट होने वाले हैं। 3 अप्रैल को हो चुका, अगला कॉम्बैट अपना 10 अप्रैल को होगा सुबह 11 बजे, जहां पे 1 घंटे में आपको 56 क्वेश्चन करने होंगे। सो डू अटेम्प्ट कॉम्बैट। अनअकैडमी लास्ट माइल प्रोग्राम जो कि एक इंटरव्यू प्रोग्राम है और अपना स्टोर तो आपको पता ही है राजेंद्र नगर में, राइट। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने मुख्य परीक्षा के किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्डर पॉइंट्स तैयार करे, हाउ वी प्रिपेयर द फॉर्डर पॉइंट्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, जीएस पेपर 3, बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, नॉन इंट्रूसिव टैक्सेशन सिस्टम, इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम और किस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके लोगों को सेल्फ कंप्लायंट बनाया जाएगा, लिटिगेशन कम करने की बात की गई और ट्रस्ट वर्दी टैक्सेशन सिस्टम बनाने की बात की गई थी। हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे यहाँ 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनमें डिफरेंस क्या था वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। यहां पे सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के टैक्सेस के लिए अलग अलग रिफॉर्म्स प्रपोज करें बजट इकोनॉमिक सर्वे में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्ट टैक्सेस में क्या रिफॉर्म्स प्रपोज करे गए हैं और उसके बाद चलेंगे इनडायरेक्ट की तरफ। यहां पे जो भी मैं आपको रिफॉर्म्स बताऊंगा वो मुख्य परीक्षा और निबंध, मेंस, जीएस पेपर 3 और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। सो डू कीप दिस इन माइंड। सबसे पहले अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो सरकार ने जो इनकम टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस है उसको आसान करने की कोशिश करी है। बेसिकली क्या हो रहा था, पहले इनकम टैक्स की जो रिटर्न होती थी आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करनी होती थी, लेकिन अब अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है और आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो, सरकार ने बोला है कि आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हो। इवन ड्यू डेट के बाद भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसमें थोड़े से चार्जेस ज्यादा लगेंगे, पेनल्टी ज्यादा लगेगी, लेकिन यह ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि यहां पे सरकार ने इनकम टैक्स की रिटर्न को, आपको देखो सीए एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी तो यहां पे मैंने प्रोसीजरल बातें जो हैं वो सारी की सारी स्किप कर दी, क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि कितने दिन से डेडलाइन इंक्रीज कर दी, कितने % का इंटरेस्ट लगेगा, अगर अपडेट करना है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये सारी की सारी जो प्रोसीजरल बातें जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए वो उन्हीं के लिए रहने देते हैं। यहां पे वो सारी बातें मैं डिस्कस नहीं करूंगा जो अपने मुख्य परीक्षा और निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतनी बात की जाएगी, राइट। तो भारत सरकार ने क्या बोला कि अगर हमारे को टैक्सेशन का पूरा प्रोसेस आसान करना है तो इनकम टैक्स रिटर्न जो कि बहुत से लोग फाइल करते हैं उसमें हमारे को बदलाव करना होगा। तो यह बोला गया कि अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो फाइन, अगर ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो थोड़ी सी आपको पेनल्टी देनी होगी, माइनर सी पेनल्टी है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर आपने ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी लेकिन बाद में आपको लगा कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो आपको वो भी ऑप्शन यहां पे दिया गया है। ऑल्सो जो अलग अलग टाइम लिमिट्स होती हैं रिटर्न फाइल करने की, उन टाइम लिमिट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है कंप्लायंस को इंक्रीज करने के लिए। टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अब ऐसा मानो कि इनकम टैक्स की आखिरी डेट 30 तारीख थी, उसको एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है अगली 10 तारीख तक आप कर देना, 10-12 दिन और एक्स्ट्रा ले लो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे कंप्लाई कर पाए। कंप्लाई करने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरें। भारत सरकार का यहां पे यह मानना है कि अगर हम ड्यू डेट थोड़ी आगे बढ़ाते हैं तो लोगों को थोड़ी और आसानी होगी टैक्स भरने में, रिटर्न फाइल करने में, मॉडिफिकेशंस और अपडेट्स करने में। इसी के साथ अगर आपने रिटर्न फाइल करते हुए कोई गलती कर दी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो आपको एक नज भेजेगा। नच का मतलब क्या होता है, बेसिकली नोटिफिकेशन ही होता है। इसका मतलब कि आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा। नच का मतलब होता है कि जैसे आप ऐप चला रहे हो कोई भी, उस ऐप में अचानक से छोटा सा एक नीचे स्क्रीन बना आ जाएगा और उसमें लिखा होगा कि आपने ये रिटर्न फाइल करते हुए एक गलती करी है। नज का मतलब होता है एक वार्निंग मैसेज काइंड ऑफ अ थिंग। नच का मतलब होता है एक अलर्ट कि आपने जब ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी तो वहां पे आपको नज आ जाएगा कि आपने ना ये कोई गलती कर दी है, एक बार इसको दोबारा चेक करो और
सॉल्व करो। मतलब कि फेसलेस असेसमेंट, साथ में भारत सरकार ने क्या बोला कि हमारे को लिटिगेशन कम करनी है। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आपने गलत रिटर्न फाइल कर दी तो फिर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वो आपके ऊपर केस कर देगा। सरकार ने बोला हमारे को ये सब में नहीं पढ़ना है, हम चाहते हैं कि हमारा सिटीजन जो है ठीक तरीके से अपना टैक्स फाइल करे और हमारे को कोई भी यहाँ पे लिटिगेशन नहीं चाहिए। उसलिए सरकार ने बोला कि अगर आपके रिटर्न में हमारे को कोई गलती दिखती है ना, हम सीधा केस नहीं करेंगे, हम आपको पहले नज भेजेंगे। नज का मतलब है एक वार्निंग मैसेज, एक नोटिफिकेशन। उसके बेसिस पे आप अपनी रिटर्न को दोबारा से मॉडिफाई करके, अपडेट करके अपलोड कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ पे वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़ाने की बात की गई है कि मतलब आप खुद से कैलकुलेट करो कि आपकी इनकम क्या है, रिटर्न फाइल कर दो, बाद में अपडेट भी कर सकते हो। ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है, कोई गलती होगी तो नज दे दिया। अब आप ये देखो, ये सारे के सारे फीचर्स को आप एक साथ देखो, एक एक करके नहीं, एक साथ देखो कि सरकार ने कितनी कोशिश करी है यहाँ पे पूरे के पूरे टैक्सेशन सिस्टम को आसान बनाने की। मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न जो आपको फाइल करनी है, तो उसमें सारे के सारे पॉइंट्स हमारे को ध्यान में रखने होंगे कि किस प्रकार से सरकार जो है पूरे के पूरे टैक्सेशन के मसले को आसान बना रही है। नाउ आपको अपने टैक्सेशन फीचर का अपना जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका एक फीचर और मेंशन करना है। क्या? हमने देखा कि सरकार जो है वो टैक्स सिस्टम को आसान बना रही है, जिससे कि कंप्लायंस बढ़े, वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़े, सेल्फ कंप्लायंस बढ़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हो और लिटिगेशन कम हो। टैक्सेशन सिस्टम जो है वो लोगों को बोझ नहीं लगना चाहिए, और टैक्स ऑफिशियल्स का जो फियर है उसको यहां पे कम करने की कोशिश की गई है। फेसलेस असेसमेंट प्रमोट करने की कोशिश की गई है। सरकार ने बोला कि हमारे को जो टैक्सेशन सिस्टम बनाना है उसमें एक बैलेंस चाहिए, एक संतुलन चाहिए। किस प्रकार का बैलेंस? हमारे को कंप्लायंस और पनिशमेंट में एक बैलेंस बना के चलना है। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि सरकार जो है लोगों के लिए क्या क्या कर रही है, सरकार जो है लोगों के बेनिफिट के लिए क्या क्या कर रही है, टैक्सेशन सिस्टम को आसान बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या यहां पे पनिशमेंट के प्रावधान है, या जो लोग लेट टैक्सेशन फाइल कर रहे हैं उनके लिए यहां पे क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो आपको जो टैक्स रेट देना होगा वो हायर देन यूजुअल होगा, सामान्य से अधिक टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैंने टाइम से टैक्स रिटर्न फाइल कर दी तो सपोज करो अगर मैं 100 रुपए का टैक्स दे रहा हूं तो आप 120 रुपए का टैक्स दोगे। कहने का यह मतलब है कि एक आम आदमी जो टाइम पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है वो तो कम टैक्स देगा, लेकिन एक ऐसा आदमी जो ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा पेनल्टी लगेगी। वही पॉइंट यहां पे लिखा गया है कि अगर आप ड्यू डेट के बाद अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको सामान्य से अधिक टैक्स भरना पड़ेगा, सामान्य से अधिक कर जो है वो आपको जमा कराना पड़ेगा, एंड ऑल्सो इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगेगा, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी लगेगा। मतलब कि टैक्स रेट भी ज्यादा होगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा टैक्स के ऊपर। कहने का मतलब है डबल पेनल्टी लगेगी एक तरीके से। देखो पहले क्या हो रहा था, अगर आप लेट टैक्स जमा करा रहे थे तो अलग अलग लीगल एक्शन वगैरह लिया जाता था और कड़े से कड़ी सजा, ये सारी चीजें थी। सरकार ने बोला कि हमारे को लिटिगेशन कम करना है, तो अब ये बोला गया कि अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर भी रहे हो तो हम आपके ऊपर केस नहीं करेंगे, लेकिन आपका टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपको ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आप, ये बेसिकली इसमें एक एथिकल डायमेंशन भी है। एथिकल डायमेंशन मतलब कि एक मॉरल डायमेंशन यहां पे ये निकल के आता है कि जो लोग टाइम पे टैक्स जमा करवा रहे हैं उनके लिए कोई यहां पे एक्स्ट्रा टैक्स या फिर कोई ब्याज का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो लोग लेट टैक्स जमा करा रहे हैं उनको एक तरीके से पिनलाइज किया जा रहा है। आप इसको ऐसे देखो कि जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है उसको यहां पे मोटिवेट किया जा रहा है कि आप टाइम पे टैक्स दो, जिससे आपको ज्यादा टैक्स और ब्याज का पैसा ना देना पड़े, जिससे कि आप जो है टाइम पे अगर टैक्स दोगे, कंप्लाइड रहोगे, कंप्लायंस फॉलो करोगे तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक ईमानदार टैक्स पेयर के लिए मोटिवेशन भी है। लेकिन यहां पे सरकार ने एक बात बोली कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा लेट टैक्स रिटर्न फाइल करने का। सरकार ने बोला ऐसे लोग जो टैक्स की चोरी में, मनी लॉन्ड्रिंग में, मतलब कि आतंकवादी फाइनेंसिंग हो गई, ड्रग फाइनेंसिंग हो गई, ब्लैक मनी, या फिर जिनके खिलाफ कोई सर्च या इंक्वायरी चल रही है, ऐसे केसेस में अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो वो लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवा सकता। मतलब कि अगर आपने कोई गलत काम किया, टैक्स की चोरी करी है, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग एटसेट्रा, हवाला ट्रांजैक्शंस वगैरह, इसमें आप पकड़े गए हो या कोई सर्च और इंक्वायरी चल रही है, ऐसा कुछ भी आपने गलत काम करा है और आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, तो आप लेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपको
ये प्रावधान नहीं दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने कोई क्राइम करा है, कोई गलत काम करा है, देश का कोई कानून तोड़ा है, तो ये वाला जो प्रोविजन है ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये लेट रिटर्न फाइल करने वाला जो प्रोविजन है सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिन्होंने कोई क्राइम नहीं कर रखा है, टैक्स की चोरी नहीं कर रखी, राइट। तो आप ये देखो, जो मैंने आपको यहां पे संतुलन की बात करी थी, एक बैलेंस की बात करी थी कि हमारे को कंप्लायंस और पनिशमेंट के बीच में एक संतुलन बना के चलना है। एक गलत काम करने वाले व्यक्ति और एक सही काम करने वाले व्यक्ति के बीच में संतुलन बना के चलना है। सरकार वही कर रही है कि अगर ड्यू टू जेन्युइन रीजन आप रिटर्न फाइल करने में डिले हो गए, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आप टैक्स की चोरी में, गलत काम में, टेरर, ड्रग वगैरह में पकड़े गए, तो उस केस में आप जो है अपनी लेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, राइट। सवाल उठता है कि इसके अलावा और कौन से टैक्स प्रपोजल्स थे डायरेक्ट टैक्सेशन के, जिससे हम अपना टैक्स बेस, टैक्स कलेक्शन, टैक्स कंप्लायंस, रेवेन्यू रिसीट्स इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें अलग अलग प्रकार की डिडक्शंस का, कटौतियों का फायदा देना शुरू करा है। इसको ऐसे समझेंगे, सपोज करो मेरा 100 रुपए का टैक्स बना, मेरा एक स्टार्टअप है, मेरा 100 रुपए का टैक्स बना, सपोज करो। डिडक्शंस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके जनरल रेफरेंस के लिए मैं थोड़ा सा यहां पे एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो 100 रुपए का आपका टैक्स बना। मैंने कहा कि एज अ स्टार्टअप आपने कोई मशीनरी लगाई है, एज अ स्टार्टअप आपने कोई मशीनरी लगाई है कि ठीक है, मैं इस मशीनरी से अपने स्टार्टअप में मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हूं, या फिर इस पर्टिकुलर मशीनरी से मैं अपने स्टार्टअप में कोई सर्विस जनरेट करने वाला हूं। आपको यह पता है कि मशीनों की जो वैल्यू होती है वो हर साल गिरती है, डेप्रिसिएशन होता है। आज आपने 100 रुपए की गाड़ी खरीदी तो अगले साल वो 90 की होगी, उसके अगले साल वो 80 की होगी, उसके अगले साल वो 70 रुपए की होगी। मतलब कि जो एक मशीनरी होती है उसकी वैल्यू गिरती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ साथ एक मशीनरी की वैल्यू गिरती रहती है, सपोज करो। तो यहां पे आप ऐसा सपोज करो कि जो मशीनरी है, एक साल में उसकी वैल्यू 20 रुपए से टूट गई। 20 रुपए से टूट गई मतलब उसकी वैल्यू 20 रुपए से कम हो गई। कि पिछले साल अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए थी तो इस साल उसकी वैल्यू 80 रुपए है। आप इसको ऐसे समझो। अच्छा, मतलब कि अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो मेरा टैक्स बना 100 रुपए का, लेकिन 20 रुपए का मेरे को एक हिडन नुकसान हो रहा है। 20 रुपए का मेरे को एक हिडन नुकसान हो रहा है, एक हिडन लॉस हो रहा है। 20 रुपए का मेरे को एक हिडन लॉस हो रहा है। कैसा लॉस? कि मेरी जो मशीनरी है जो मैंने ब्रांड न्यू खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू गिर रही है और मेरे को एक हिडन लॉस हो रहा है। तो कई बार सरकार बिजनेसेस को सहायता देने के लिए, बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए क्या बोलती है कि ये जो आपके अलग अलग डिडक्शंस हो रहे हैं, ये जो अलग अलग डेप्रिसिएशंस हो रहे हैं, आप इसको टैक्स अमाउंट में सब्ट्रैक्ट कर दो और 100 की जगह आप 80 रुपए का टैक्स जमा करा दो। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, गाड़ी का, मशीनरी का, अलग अलग लैंड रेंट, इंटरेस्ट, टैक्स एटसेट्रा। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। अगर आप स्पेसिफिकली एमएसएमई से कुछ प्रोक्योर कर रहे हो या आप कोई टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हो, ऐसी बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल होती है। नो नीड टू गेट इनटू दैट डिटेल। यहां पे आपको इस कीवर्ड का मतलब समझना है मेंस, एसए और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ, क्या कि स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार ने अलग अलग प्रकार के डिडक्शन देने शुरू करें, अलग अलग टैक्स में कटौती देनी शुरू करी है। कि फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का टैक्स बन रहा है, 20 रुपए का मशीनरी में डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो आपको एक्चुअल में जो टैक्स पे करना है वो 80 रुपए का टैक्स पे करना है। इन्हें कहते हैं डिडक्शंस, कटौती। मतलब कि जो टैक्स पेयर है, जो बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति है, जो बिजनेसमैन है, उसको हम यहां पे कंसेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, आपके साथ सरकार खड़ी है, आपने जो है इकोनॉमी में नया धंधा खोला है, उसमें हम आपको थोड़ी सी सहायता करने वाले हैं। यह मतलब होता है डिडक्शंस का। इसके अलावा सरकार जो है कंसेशनल टैक्स रेट रखेगी। मतलब कि जो आपका टैक्स का रेट होगा वो यूजुअल से कम होगा। कि मतलब टाटा, अंबानी, अडानी ऐसे बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो तो ज्यादा टैक्स दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई नया स्टार्टअप या मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा कम टैक्स देना होगा। मतलब कि सरकार ने बोला कि आज की तारीख में अगर आप एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो हमारे देश में, तो आपको उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 15% का कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 15% का कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। कहने का मतलब यह, यूजुअली कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो इससे ज्यादा होता है। पहले हमारा कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो 30% तक था। आज भी जो बड़ी कंपनीज हैं वो 23, 24, 25% तक कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं। रिलायंस, अडानी, अंबानी ऐसी कंपनियां जो हैं ये काफी ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं। लेकिन सरकार ने बोला कि अगर आप नई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी लगा रहे हो, आप एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15% का कंसेशनल टैक्स रेट देना पड़ेगा। कंसेशनल का मतलब एक रियायत दी गई है सरकार की तरफ से आपको कि अगर आप नई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लगा रहे हो, मेक इन इंडिया के अंडर, तो आपको कम टैक्स पे करना होगा। कहने का मतलब यह है कि जो स्टार्टअप्स हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको प्रमोट करने के लिए सरकार यहां पे दो तरीके की चीजें लेके आई है, एक डिडक्शंस और एक कंसेशनल टैक्स रेट।
तो जब भी आप मेंस जीएस पेपर 3 में आंसर लिखोगे, इन दोनों कीवर्ड्स को आप जरूर मेंशन करोगे जो मैंने यहां पे स्लाइड में मेंशन किए हुए हैं। तो आपका पूरा पिक्चर क्या बनता है? कंसेशनल टैक्स रेट हो गया, डिडक्शंस हो गई, फेसलेस असेसमेंट हो गई, लिटिगेशन हमारे को कम करना है, जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनको हम लेट रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे, जो लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उनको थोड़ा सा टैक्स और इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। हम नॉन इंट्रूसिव टैक्सेशन सिस्टम, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम, फेसलेस और सेल्फ असेसमेंट वाला टैक्सेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं। आपका यहाँ पे पूरा का पूरा 250 से 300 वर्ड का आंसर, एस्से के पॉइंट्स और इंटरव्यू के पॉइंट्स निकल के आते हैं कि अगर हमारे को अपने बजट के अंदर रेवेन्यू रिसिट्स को इंक्रीज करना है तो सरकार उसके लिए क्या क्या कदम उठा सकती है, क्या क्या कदम उठा रही है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहां पे देखे। देखिए, आपने ये सुना होगा कि भारत सरकार जो है वो गुजरात में एक गिफ्ट सिटी सेटअप कर रही है, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब। एक तरीके से पूरा का पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का जो हब है, गिफ्ट सिटी के नाम से उसको सेटअप किया जा रहा है गुजरात में। बेसिकली क्या हो रहा था कि अगर हमारे को पूरी दुनिया में फाइनेंशियल सर्विसेज के डोमेन में स्प्रेड होना है, पूरी दुनिया में अगर हमारे को फाइनेंशियल सर्विसेज स्प्रेड करनी है, कहने का मतलब है कि अगर पूरी दुनिया में हम फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ावा देना चाहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब है कि आप इंडिया बैठे अमेरिका के किसी शेयर में पैसा लगाना चाहते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह डिबेंचर्स बॉन्ड का ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, एडीआर जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, इन सब का ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, या फिर आप कोई और एफडीआई एफआईआई रिलेटेड प्रपोजल या फिर ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो इन सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक हब बनाया जा रहा है गुजरात में, जिसे बोलते हैं गिफ्ट सिटी। भारत सरकार ने बोला कि इंडिया को हम ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बनाना चाहते हैं कि अगर कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बड़ा आदमी अगर फाइनेंशियल सर्विसेज चाहता है तो वो गिफ्ट सिटी में आए, वो गुजरात में आए और यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज सेटअप करे। मतलब कि इंडिया को हम ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम जितने भी नॉन रेजिडेंट्स यहां पे अपना ऑफिस सेटअप करते हैं, यहां पे अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज सेटअप करते हैं, उनको हम सर्टेन टैक्स एग्जेम्पशन देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानो कि कोई जैसे वॉरेन बुफे, मार्क जुकरबर्ग टाइप इन्वेस्टर हैं, वो गिफ्ट सिटी में आके अपना ऑफिस बनाते हैं और फिर यहां से अलग अलग स्टार्टअप्स में, दुनिया के बॉन्ड्स में, दुनिया के डिबेंचर्स में, दुनिया के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उस केस में उनको टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा। मतलब कि इंडिया को फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बनाने के लिए, इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज के, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार गिफ्ट सिटी में जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस वहां पे ऑफिस सेटअप कर रहे हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशन दे रही है। तो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, स्टार्टअप्स को और गिफ्ट सिटी को टैक्सेशन रिफॉर्म्स के जरिए प्रमोट किया जा रहा है, वो हमने यहां पे देखा। अब बात करते हैं बजट के सबसे बड़े प्रपोजल की, कि जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको किस तरीके से टैक्स किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, बिटकॉइन हो गया, डोगकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ये सब इन्हें कहते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। जब भी आप एग्जाम में कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे, आप कभी भी क्रिप्टो करेंसी नहीं लिखोगे। उसका रीजन यह है कि भारत सरकार ने ऑफिशियली बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में क्रिप्टो करेंसी की जगह यह कीवर्ड यूज करा है जिसका नाम है वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो कोशिश करिए कि जब भी आप मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखें या फिर इंटरव्यू में आंसर दें, तो क्रिप्टो करेंसी की जगह वर्चुअल डिजिटल एसेट ये वाला टर्म आप यूज करें, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इसी टर्म को यूज करा था, राइट? वर्चुअल डिजिटल एसेट। नाउ इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? जितनी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनका एक तो अनक्लियर टैक्स रेजिम है। मतलब अभी तक इनके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, इनसे जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो उनके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, हमारे को नहीं पता था। इंडिया में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा ही ना। चाहे आप गाड़ी बेच रहे हो, आप स्टील एल्यूमिनियम बेच रहे हो, आप बुक्स बेच रहे हो, लैपटॉप बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, तो उसके ऊपर अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आपको सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहां एक बहुत लंबा दौर ऐसा था जब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को बेच के आप जो प्रॉफिट कमा रहे थे, देखो मैं क्रिप्टो करेंसी थोड़ा कम यूज करने की कोशिश करूंगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट ये वाला जो कीवर्ड है थोड़ा ज्यादा यूज करने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप इससे थोड़े फेमिलियर हो जाओ, राइट? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को सेल करके जो हमने प्रॉफिट कमाया, डोगकॉइन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी को सेल करके जो हमने प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा हमारे को नहीं पता था। इस वाले बजट 2022-23 में निर्मला सीतारमण ने बोला कि हम अपनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को टैक्स करने वाले हैं। कितना टैक्स और कैसे लगेगा अभी एक्सप्लेन करता हूं। इसी के साथ बहुत से लोगों ने यहां पे डिस्प्रपोर्शनेट लॉसेस और प्रॉफिट बुक करे। बेसिकली सरकार को एक काफी बड़ा कंसर्न आ गया था
कि ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, लोग इनमें लाखों लाखों रुपए रोज का लूज कर रहे थे, गंवा रहे थे, और लाखों लाखों रुपए रोज का कमा रहे थे। मतलब कि अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो वहां पे जो प्रॉफिट लॉस होता है वो एक लिमिट में होता है। 5% ऊपर, 5% नीचे, कभी 2% ऊपर, 2% नीचे, ये सब छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो एक दिन में 40-40% कोई कॉइन गिर गया, एक दिन में 100-100% कोई क्रिप्टो ऊपर चली गई, तो सरकार को इससे लग रहा था कि जो हमारा इनोसेंट इन्वेस्टर है उसको यहां पे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। सरकार ने यह देखा कि वहां पे इलॉन मस्क एक ट्वीट करे और वो जो क्रिप्टो करेंसी है, वो जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, वो उसी दिन या तो क्रैश कर जाएगी या 100% ऊपर चली जाएगी। सरकार ने बोला ऐसे तो हमारा इनोसेंट इन्वेस्टर सारा पैसा खो देगा। मतलब कि बहुत ज्यादा लॉस या बहुत ज्यादा प्रॉफिट को डिसप्रपोर्शनेट प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। इन्वेस्टर्स को, कुछ इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा करोड़पति बन गए, कुछ इन्वेस्टर्स का सारा कुछ पैसा चला गया। तो इस चीज के ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार ने कहा कि टैक्स लगाना जरूरी है। तो देखो यहां पे आपका मेंस का क्या क्वेश्चन बनता है, यहां पे आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है उनको टैक्स करना क्यों जरूरी था। मतलब कि हमारे को इनके ऊपर टैक्स क्लैरिटी क्यों चाहिए थी। देखो इस कीवर्ड से रिलेटेड आपका एक मुख्य परीक्षा में उत्तर बनता है कि हमारे को वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर टैक्स क्लैरिटी की क्या जरूरत थी, कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है इसके ऊपर हमारे को क्या जरूरत थी टैक्स लगाने की। अगर आपको रीजंस पूछ रहे आते हैं तो पॉइंट नंबर 1 कि टैक्स रिजीम था ही नहीं, पॉइंट नंबर 2 डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा वॉलेटाइल मतलब कि परिवर्तनशील, एकदम से 10% ऊपर, एकदम से 20% नीचे, एकदम से 50% ऊपर, एकदम से 100% नीचे, वॉलेटाइल था, और स्पेक्यूलेटिव था। स्पेक्यूलेटिव का मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप रिलायंस के शेयर में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता है पीछे रिलायंस की जामनगर की फैक्ट्री है, रिफाइनरी है, उनका जियो वर्ल्ड सेंटर है, और ये सारी चीजें, मतलब कि आपको पता है कि इनका कुछ ना कुछ अंडरलाइंग वैल्यू है। अगर आज आप सपोज करो अडानी ग्रुप में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता है उनके पोर्ट्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, उनका गैस का प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आप ब्रिटानिया में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता है उनकी बिस्कुट की फैक्ट्री, और ये सारी चीजें, मतलब कि आपको पता है पीछे कोई धंधा चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, कुछ अंडरलाइंग वैल्यू तो है। क्रिप्टो में क्या है, आज एक क्रिप्टो अगर खत्म हो जाता आप किसको पकड़ोगे जाके, हमें पता ही नहीं है कौन सा क्रिप्टो किसने निकाल रखा है। कहने का मतलब है स्पेक्यूलेटिव था, कैसे ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। मतलब कि आप ऐसा मानो आज की ही न्यूज थी कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ये दो अलग अलग कंपनियां थी, इनको मर्ज कर दिया गया, तो आज ही शेयर मार्केट में इनके शेयर 8-9% ऊपर थे। मतलब कि कुछ बिजनेस में अच्छा हो रहा है तो ये ऊपर जाएंगे। रिसेंटली मार्केट में एक न्यूज थी कि जो हीरो मोटोकॉर्प नाम की कंपनी है, उनका इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो उनका शेयर 8% नीचे गिर गया। मतलब कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है बिजनेस में, तो इसलिए शेयर होल्डर्स ने शेयर बेच दिए, उनका शेयर नीचे गिर गया। कहने का मतलब है कि शेयर मार्केट में क्या हो रहा है कि अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऊपर या नीचे जा रही है, कोई धंधा अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, तो उसकी वैल्यू उस हिसाब से मूव करती है। यहां पे तो क्या हो रहा था, बिल्कुल स्पेक्यूलेशन था। कोई कॉइन कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा हमारे को नहीं पता, क्यों ऊपर जाएगा क्यों नीचे जाएगा हमारे को वो भी नहीं पता। इस वजह से क्रिप्टोस को जो है बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेटिव माना जाता था। और सरकार ने देखा कि पिछले 1 से 1.5 साल में यहां पे एक्सपोनेंशियल राइज इन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहा था। एक्सपोनेंशियल राइज इन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहा था, इसका मतलब ये होता है कि इनका जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स, ऐसी एप्स का भी बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हो गया था, और ऐसे बहुत से लोगों ने यहां पे अपने अपने अकाउंट बना लिए थे क्रिप्टो एक्सचेंजेस में। सरकार ने बोला कि अब ये बात हाथ से बाहर जा रही है। पहले तो कुछ 100-200 ट्रेडर अपना ट्रेड कर रहे थे, क्रिप्टो चल रहा था, लेकिन अब तो यहां पे हर एक आम आदमी घुसता जा रहा है और उसका वहां पे नुकसान हो सकता है। तो हमारे को उसे रोकना होगा, और इसलिए यहां पे सरकार ने टैक्स लगाने की बात करी। सवाल यह उठता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर सरकार ने क्या टैक्स लगाया और इनको किस तरीके से टैक्स किया जाएगा। यहां पे एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि बेसिकली पूरा का पूरा क्रिप्टो का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। सपोज करिए एक ट्रेडर ए है, उसने ट्रेडर बी को अपना बिटकॉइन बेच दिया और ट्रेडर बी ने उसे पैसा दे दिया। इस ट्रेडर ए को यहां पे प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, सपोज करो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सरकार ने बजट में बोला कि 100 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर आपको देना पड़ेगा 30% का इनकम टैक्स। 30% इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा सीधा सीधा इस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर।
इस प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% का इनकम टैक्स देना होगा। ठीक है, पहले इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब 30% का टैक्स लगेगा। ये जो टैक्स है इसको आप दो तरीके से डिवाइड करोगे, 29% और 1% टीडीएस। मतलब ये कि जो ये 100 रुपए का प्रॉफिट है इसमें आपका 30 रुपए का टैक्स बन गया 30% के हिसाब से, 30% के हिसाब से आपका 30 रुपए का टैक्स बन गया। ठीक है, सरकार ने बोला कि जो बंदा कॉइन खरीद रहा है, मतलब कि जो पैसा दे रहा है, 1% का जो टैक्स है, 1 रुपए का जो टैक्स है वो जमा कराएगा, और बचा हुआ 29 रुपए ये आदमी जमा कराएगा। ऐसा क्यों? ये हमने 30 रुपए के टैक्स को 29 + 1 में ब्रेक क्यों कर दिया? उसका रीजन ये है कि बिटकॉइन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो एनोनिमस थी। क्रिप्टो की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो एनोनिमस थी। एनोनिमस का मतलब है पहले क्या हो रहा था, किसने किसको कॉइन बेचा सरकार पता नहीं लगा पा रही थी, किसने किसको कॉइन बेचा ये सरकार को पता नहीं लग पा रहा था। अब सरकार ने बोला कि जब भी कोई बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर जो भी आदमी प्रॉफिट कमा रहा है उस पर टैक्स दोनों लोग देंगे। टोटल टैक्स लगेगा 30 रुपए का, 1 रुपया बायर अपनी जेब से देगा और 29 रुपया सेलर अपनी जेब से देगा, जिससे कि दोनों को मैच करके सरकार को यह पता रहे कि किसने किसको कॉइन बेचा, और जो क्रिप्टो करेंसी की एनोनिमस नेचर थी वो खत्म हो जाएगी। मतलब कि क्रिप्टो करेंसी के एनोनिमस नेचर को खत्म करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी के एक चेन को बनाने के लिए, कि सरकार को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को यह पता रहे कि किसने किसको कॉइन बेचा, उसके लिए 1% का टीडीएस और 30% का इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मतलब कि 1% का टैक्स ये बायर जमा कराएगा सेलर के बिहाफ पे। देखो ये जो एक रुपया का टैक्स है, ये जो बायर है ये अपनी जेब से नहीं देगा। बेसिकली इसने सेलर को जो पैसा देना था, इसने ए को जो पैसा देना था, सपोज करो 100 रुपए देना है तो ये 99 देगा और 1 रुपया इसमें से काट के अपने सरकार को जमा करा देगा। मतलब कि बी ने कॉइन बेचा सी को, बी ने कॉइन बेचा सी को, सी ने बी को पैसा दिया। अब खुद दिमाग लगाइए और बताइए, सपोज करो सी ने 200 रुपए देने बी को, तो 1% टीडीएस जो है 200 रुपए का वो सी जमा कराएगा, मतलब 2 रुपए जो है सी जमा कराएगा और बचे हुए 198 रुपए वो बी को ट्रांजैक्ट कर देगा, वो बी को ट्रांजैक्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। और इसके ऊपर फिर 29% जो है अपना जो बचा हुआ आपका 58 रुपीज का टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। टोटल 60 रुपए का टैक्स, 30% टैक्स हो गया, 58 ये जमा कराएगा, 2 रुपए जमा कराएगा, टोटल 60 रुपए का टैक्स हो गया। और 200 रुपए के प्रॉफिट पर हमने देखा 30% के हिसाब से 60 रुपए टैक्स बनता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको आसान करके समझा है, टेक्निकली हल्का सा इनकरेक्ट है, लेकिन अपने प्री मेंस इंटरव्यू के लिए एकदम परफेक्ट है। आंसर आपका एकदम सही आएगा। तो आप इसको एज इट इज समझ सकते हो कि किस तरीके से सरकार जो एक चेन बनाने की कोशिश कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं कि सपोज करो एक ट्रेडर है, इसने 2 ट्रांजैक्शंस करी, एक कॉइन इसको बेचा और यहां से कमाया 100 रुपए का प्रॉफिट, कुछ कॉइन इसको बेचे और यहां से हुआ 50 रुपए का लॉस। सपोज करो एक ट्रेडर ए है, इसने एक कॉइन बी को बेचा 100 रुपए के प्रॉफिट पे और इसने एक कॉइन सी को बेचा 50 रुपए के लॉस पे। यहां पे इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा वो जमा करवाना पड़ेगा 100 रुपए पे, क्योंकि प्रॉफिट आपका 100 रुपए का हुआ है। यहां पे देयर इज नो लॉस ऑफसेटिंग, देयर इज नो लॉस ऑफसेटिंग। ये चीज ध्यान रखेंगे। क्रिप्टो में जो इस बार बजट में टैक्सेशन इंट्रोड्यूस करा गया है उसमें देयर इज नो लॉस ऑफसेटिंग। अगर ये शेयर मार्केट होती तो यहां पे क्या होता, समझो क्रिप्टो और शेयर मार्केट में फर्क समझो। मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हमारा टैक्सेशन रेजिम शेयर मार्केट में और क्रिप्टो में किस तरीके से काम कर रहा है।
यहां पे लॉस ऑफसेटिंग अलाउड होती है, यहां पे लॉस ऑफसेटिंग अलाउड होती है। लॉस ऑफसेटिंग इज अलाउड मतलब सपोज करो मैंने शेयर बेचे और 100 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ, सपोज करो मैंने दूसरा शेयर बेचा और मेरे को 50 रुपए का नुकसान हुआ, तो यहां पे मेरे को जो नेट टैक्स पे करना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए पे करना पड़ेगा। यहां पे जो मेरे को नेट टैक्स पे करना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए पे करना पड़ेगा। मतलब कि लॉस को मैंने ऑफसेट कर लिया, 100 रुपए का प्रॉफिट, 50 रुपए का लॉस, नेट प्रॉफिट कितना का हुआ 50 रुपए का, तो 50 रुपए के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो की बात करता हूं, जो हमारा क्रिप्टो का टैक्सेशन रेजीम है, यहां पे आप इस लॉस को ऑफसेट नहीं कर सकते, मतलब कि लॉस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात यह है, यहां पे आप लॉस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 100 रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप ये 50 रुपया उसमें से सब्ट्रैक्ट करके नेट टैक्स नहीं निकाल सकते। क्रिप्टो में लॉस ऑफसेटिंग अलाउड नहीं है, ऐसा बजट में बोला निर्मला सीतारमण ने, लेकिन शेयर मार्केट में शुरू से ही लॉस ऑफसेटिंग जो है वो अलाउड है। प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलता है इधर से लॉस ऑफसेटिंग के ऊपर कि लॉस ऑफसेटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, या फिर क्रिप्टो में है शेयर मार्केट में नहीं है, किस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, यह चीज ध्यान रखेंगे। तो क्रिप्टो में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ये सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए भारत सरकार को यह लगा कि हमारे को इसके ऊपर टैक्सेशन लाने की जरूरत है। और प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस थी एनोनिमस थी, हमें नहीं पता कौन किसको सिक्के बेच रहा है, कौन किसको कॉइन बेच रहा है, कौन किसको वर्चुअल एसेट बेच रहा है। उस पूरी ट्रेल को, उस पूरी चेन को पकड़ने के लिए सरकार ने 1% का टीडीएस लगा दिया कि अब तो आप टीडीएस जमा कराओगे तो फिर पता चल जाएगा किसने किसको बेचा, कौन बायर है कौन सेलर है, पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के कि कौन किसको क्रिप्टो करेंसी बेच रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यह पूरा का पूरा टैक्सेशन रेजिम लाया कि जहां पे 30% का टैक्स लगेगा, 1% टीडीएस जो है बायर को पे करना पड़ेगा, बचा हुआ टैक्स सेलर पे करेगा, और कोई भी लॉस ऑफसेटिंग नहीं होगी, कोई भी लॉस ऑफसेटिंग नहीं होगी जो शेयर मार्केट में अलाउड होती है यूजुअली, राइट। यहां पे एक नई डिबेट शुरू हो गई। लोगों ने यह बोलना शुरू कर दिया, जो ये क्रिप्टो एक्सचेंज के ओनर्स होते हैं, ये कॉइन डीसीएक्स, वजीरेक्स एटसेट्रा, जितनी भी ये ब्रोकरेजेस खुली हुई हैं, इन्होंने एक बात बोलनी शुरू कर दी कि सरकार ने क्योंकि अब टैक्स लगा दिया है तो अब सरकार जो है वो ये कहती है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट अच्छी बात है, क्योंकि हमने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया तो वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो एक बहुत अच्छी कमोडिटी है, सबको इसमें काम करना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने अपना लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब से एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। सरकार ने बाद में क्लैरिफिकेशन निकाली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा जिस दिन मन करेगा उस दिन हम क्रिप्टो को उठा के बैन भी कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि क्रिप्टो आने वाले समय में बैन नहीं होगी या बैन होगी ही होगी, अभी हम इसके ऊपर सर्टेन नहीं है, ऐसा सरकार ने बोला। सरकार ने बोला कि आने वाले समय में पता चलेगा कि हम इसको बैन करना चाहते हैं नहीं चाहते, पार्लियामेंट में बिल आएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन तब तक टैक्सेशन तो लगेगा ही लगेगा। और टैक्स लगाने का यह मतलब नहीं है कि हम क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं, ऐसा सरकार ने साफ शब्दों में बोला है। तो आपका भी मेंस और इंटरव्यू में स्टैंड यही रहना चाहिए। यह है पूरा का पूरा क्रिप्टो टैक्सेशन रेजीम। आज की मजदूरी यहीं रुकेगी, मिलेंगे अगली क्लास में जहां पे इसके आगे के टैक्स रिफॉर्म्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल अकाउंट, फिस्कल डेफिसिट्स, ये सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स क्रैक इट।